नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि आप अपनी दवाइयाँ समय पर लिया कीजिए, वरना आप जानते हैं ना, आपकी तबीयत कितनी ज़्यादा खराब हो जाती है। वंदना जी अपने पति पंचतिलक जी को प्यार से डांट कर बची खुची दवाइयाँ देते हुए उन्हें समझा रही थी और उनसे यह भी कह रही थी कि आप अपनी दवाइयाँ खत्म होने से 8 दिन पहले ही ला लिया कीजिए, वरना जानते हैं ना कितनी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन पंचतिलक जी वंदना जी को समझाते, अरे वंदना, मुझे कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी तो मैं तो सहन कर लूँगा, लेकिन बेटे को इतने महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो उसकी फीस के लिए, उसके कॉपी किताब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। एक बार हमारे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर देखना हम दोनों आराम से बैठकर खाएंगे। तब तक हमारी बहू भी आ जाएगी, फिर देखना तुम उस पर हुक्म चलाना। इस प्रकार हमारा बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन जब तक बेटा अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता, हमको कहीं ना कहीं समझौता तो करना ही पड़ेगा ना, कहकर उन्हें समझा देते। वंदना जी भी अपने पति की बात मानकर भविष्य के सुनहरे सपने देखती कि वह भी एक दिन सास बनकर बहू के आ जाने से सुखपूर्वक रहेगी। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था और वंदना जी जो बहुत कम बीमार पड़ती थी, वह डेंगू मलेरिया की चपेट में ऐसे आई कि उन्होंने अपना दम ही तोड़ दिया। तब से अब तक पंचतिलक जी की जिंदगी तो वीरान सी हो गई थी। बेटा प्रवीण तो पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर ही रहता था, इसलिए उसे माँ की कमी का ज्यादा एहसास नहीं हुआ। उसने समय आने पर अपने पसंद की लड़की रेखा से शादी भी कर ली। लेकिन पंचतिलक जी जो वंदना जी के जाने से अकेले हो गए थे, अब उन्हें आशा थी कि बहू के आ जाने से उनका अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। बहू तो पंचतिलक जी के दुख सुख के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। बहू रेखा को सिर्फ पंचतिलक जी के पैसों से मतलब था। पंचतिलक जी के मान सम्मान या सुख दुख से उसे कोई सरोकार ही नहीं था। उसकी नज़रों में पंचतिलक जी अब केवल कबाड़ की वस्तु बनकर रह गए थे। एक दिन रेखा अपने ससुर पंचतिलक जी से बोली, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये बचत नहीं है पिताजी, ये हमारी रसोई से की गई चोरी है। जब आपकी पूरी पेंशन मेरे पास सुरक्षित है तो ये 3,500 कहाँ से आए? क्या आपने कोई ऐसी जरूरत छुपाई है जिसके बारे में आपने मुझे बताया नहीं? बहू रेखा तेज आवाज में बोली कि मुझे बहुत दुख है कि आप ये सब भी बुढ़ापे में करेंगे पिताजी। कम से कम उम्र का लिहाज तो कर लिया होता। रेखा के मुंह से यह सुनते ही पंचतिलक जी का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखें नीचे झुक गई और हाथ में पकड़ी नोटों की गड्डी कांपने लगी। वे चुपचाप खड़े रहे। उनके मौन ने रेखा के आरोपों पर मुहर लगा दी। फिर हिम्मत जुटाकर धीरे से बोले, उनकी आवाज कांप रही थी, बहू, ये मेरे पोते के लिए था। मैंने बाजार से थोड़ा थोड़ा करके बचाया था। ये मेरा पैसा है। रेखा ने नोटों को हवा में लहराते हुए कहा, आपका पैसा? आपका पैसा कल सुबह बैंक से सीधा हमारे संयुक्त खाते में आ जाएगा। ये पैसा चोरी का है पिताजी, और इस उम्र में पिताजी, आपको चोरी करना शोभा नहीं देता। प्रवीण ने तब भी एक शब्द नहीं कहा। उसने अपनी पत्नी को उनके पोते के तोहफे के पैसे पर चोरी का इल्जाम लगाते देखा और वह चुपचाप रहा। पंचतिलक जी की आंखें भर आई। ये केवल पैसे पर अधिकार की लड़ाई नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान पर, उनकी ममता पर, उनके अस्तित्व पर अंतिम वार था। वे हार गए थे। उनका शरीर कांप रहा था। वे चुपचाप पलटे और अपने कमरे में जा बैठे। पुराने घर की दहलीज पर खड़े पंचतिलक जी की आंखें शून्य में टिकी थी। दीवारों पर चढ़ी काई, पीपल के पेड़ की सूखी पत्तियां और उस आंगन की टूटी चबूतरी जहां 60 साल पहले उनकी पत्नी वंदना जी ने पहली बार कदम रखा था, सब कुछ उन्हें एक मौन विदाई दे रहा था। यह विदाई केवल घर की नहीं थी, यह विदाई उनकी स्वतंत्रता की थी, उनकी अस्तित्व की थी। पीछे ट्रक की धीमी घड़घड़ाहट की आवाज आ रही थी, जिसमें 40 साल की कमाई, यादें और उनकी बची खुची दुनिया ठूसी जा रही थी। वे उस अकेलेपन से नहीं डरे थे जो वंदना जी के जाने के बाद उन्हें मिला था। वे डरे थे उस अनजाने बंधन से जो उन्हें बड़े शहर में अपने बेटे प्रवीण के घर खींच रहा था।
पिताजी, अब देर हो रही है। प्रवीण की आवाज आई, जो अपने कोट को ठीक करते हुए घड़ी देख रहा था। उस आवाज में स्नेह कम, व्यस्तता ज्यादा थी। प्रवीण की आंखों में एक अजीब सी जल्दी थी, मानो वह इस जरूरी रस्म को बस पूरा कर देना चाहता हो। पंचतिलक जी ने एक गहरी सांस ली, उस हवा को अपने फेफड़ों में भरा जिसमें वंदना जी के हाथ से बने खाने की खुशबू, बच्चों के बचपन की किलकारियां और पंचतिलक जी की खांसी की आवाज घुली हुई थी। उन्होंने मुट्ठी भींच ली। उधर रेखा, उनकी बहू, मोबाइल पर एक डिजाइनर से बात कर रही थी। उसकी आवाज तेज थी, तीखी और आदेशात्मक। देखिए, पर्दों का रंग पीच नहीं, क्रीम चाहिए। और हाँ, पिताजी के आने से जो थोड़ी बहुत जगह कम होगी उसका भी ध्यान रखना। हमें घर में फालतू की चीजें नहीं चाहिए। उसकी हर बात में एक अनकहा संदेश था। तुम अब अतिरिक्त हो, एक मेहमान नहीं, एक समायोजन हो। पंचतिलक जी ने अपना पुराना भूरे रंग का चमड़े का ब्रीफकेस उठाया। यह ब्रीफकेस वंदना जी ने उनकी पहली सरकारी नौकरी पर तोहफे में दिया था। इसमें उनकी जीवन भर की जमा पूंजी नहीं थी, पेंशन की पासबुक, कुछ जरूरी कागजात और वंदना जी की एक धुंधली तस्वीर थी। यह ब्रीफकेस उनकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। प्रवीण ने लगभग खींचते हुए उन्हें कार की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने कार में कदम रखा, रेखा ने दरवाजे के पास आकर उनके हाथ से लगभग झपटते हुए ब्रीफकेस ले लिया। पिताजी, बैंक के पासबुक मुझे दे दीजिए, रेखा ने कहा। उसकी आवाज में कोई संकोच नहीं था, केवल अधिकार था। अब आप हमारे साथ रहेंगे तो सारे लेन देन का हिसाब किताब मैं ही रखूंगी। आपको बार बार बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पंचतिलक जी को लगा जैसे किसी ने उनके हाथ से उनकी पहचान छीन ली हो। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, पर बहू, मुझे छोटी मोटी चीज़ों के लिए, छोटी मोटी चीज़ें हम देख लेंगे पिताजी। रेखा ने बात काट दी और ब्रीफकेस कार की पिछली सीट पर फेंक दिया। उसकी नज़रों में एक विजेता का भाव था। पंचतिलक जी चुप हो गए। उन्होंने शीशे से बाहर देखा। पुराना घर धीरे धीरे उनकी नज़रों से ओझल हो रहा था और साथ ही ओझल हो रही थी उनकी बची हुई हिम्मत। बड़े शहर का फ्लैट आलीशान था, कांच, स्टील और मार्बल की चमक। दरवाजे पर बड़े बड़े सुरक्षा गार्ड, लिफ्ट और हर कोने में कैमरे। यह घर नहीं, एक तिजोरी जैसा था जहां हर चीज महफूज थी सिवाय भावनाओं के। रेखा ने उन्हें जो कमरा दिया वह पहले स्टोर रूम था। छोटा, हवादार तो बिल्कुल नहीं। खिड़की पड़ोस की दीवार पर खुलती थी, जहां से बस सीमेंट की बदबू आती थी। ये आपका कमरा है पिताजी, रेखा ने लगभग कृपालु से कहा। शांत है, और हाँ, आपको यहाँ अपने नियम बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा घर व्यवस्थित है। पंचतिलक जी ने अपना सामान रखा और बिस्तर पर बैठ गए। पीठ दर्द कर रही थी। तभी रेखा उनके सामने खड़ी हुई और सीधे मुद्दे पर आई। पिताजी, अब बात साफ कर लेते हैं, रेखा ने कहा। आपकी पेंशन 45,000 रुपये है। यहाँ हमारे खर्च बहुत ज़्यादा हैं। स्कूल की फीस, बिजली, लोन, सोसाइटी मेंटेनेंस सब मिलाकर 50,000 रुपये से ऊपर चला जाता है। पंचतिलक जी का मुंह खुला का खुला रह गया। 50,000 रुपये? हाँ, इसीलिए हमने तय किया है। रेखा ने अपनी बात जारी रखी कि आपकी पूरी पेंशन घर के संयुक्त खर्चे में जाएगी, बल्कि अगले महीने से 5,000 आपको हमें अतिरिक्त देने होंगे। अतिरिक्त? पंचतिलक जी को लगा जैसे उन्हें किसी बाजार में नीलाम किया जा रहा हो। हाँ, अतिरिक्त, क्योंकि आपको देखभाल चाहिए, महंगी दवाइयाँ चाहिए और सबसे जरूरी यहाँ रहना है। रेखा की आवाज़ अब मीठी नहीं, बल्कि बिल्कुल व्यावसायिक हो गई थी। ये आपका योगदान है पिताजी। अब आपको अपने पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंचतिलक जी का गला सूख गया। और अगर मुझे अपनी दवा खरीदनी हो या कहीं जाना हो? रेखा ने पर्स से एक 500 का नोट निकाला और उनकी तरफ फेंकते हुए बोली, ये इमरजेंसी खर्च के लिए रखिए। जब ये खत्म हो जाए तो बता देना, बाकी सभी खर्चे यहीं से होंगे। पंचतिलक जी ने नोट नहीं उठाया। वह नोट जमीन पर पड़ा रहा, बिल्कुल उनकी बिखरी हुई गरिमा की तरह। बेटे प्रवीण ने कमरे के बाहर से ये सब सुना, लेकिन उसने अंदर आने की हिम्मत नहीं की। शाम को उनका पोता अखिल स्कूल से लौटा। अखिल ही उनका इकलौता खुशी था, 8 साल का, चंचल और मासूम। दादाजी, दादाजी। अखिल दौड़कर उनके पास आया और सोफे पर बैठ गया। आप आ गए दादाजी, अब कौन मुझे कहानी सुनाएगा? पंचतिलक जी ने तुरंत सारे दर्द को भूलकर अखिल को गले से लगा लिया।
मैं सुनाऊंगा मेरा बच्चा, और तुम्हारी सबसे प्यारी वाली कहानी भी। अखिल ने खुशी से उछलते हुए कहा। और मेरा बर्थडे गिफ्ट आपको याद है ना दादाजी? मुझे वही नीली वाली रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए जो पापा ने कहा था कि बहुत महंगी है, 3,000 की। पंच तिलक जी मुस्कुराए। हाँ हाँ बेटा, दादाजी का वादा है, तुमको तुम्हारी कार जरूर मिलेगी। उन्हें याद आया उनके पास अपनी इमरजेंसी के लिए केवल 500 रुपये थे। अखिल के गिफ्ट के लिए 3,000 रुपये चाहिए थे। उन्होंने मन ही मन तय किया कि उन्हें ये कार किसी भी कीमत पर लानी ही होगी। ये कार अब केवल एक खिलौना नहीं थी, ये उनके दादाजी होने के अधिकार और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। वे किसी की दया या अनुमति से अपने पोते को तोहफा नहीं देना चाहते थे। रात भर पंच तिलक जी सो नहीं पाए। अखिल की कार की मांग एक कांटे की तरह उनके दिल में चुभ रही थी। उन्हें रेखा की आवाज़ गूंजती सुनाई दी। आपकी पूरी पेंशन घर के संयुक्त खर्चों में जाएगी। इसका मतलब था 3,000 की बचत करना अब एक गुप्त मिशन था, एक ऐसा मिशन जिसके लिए उन्हें चोर बनना पड़ सकता था। अगले दिन से पंचतिलक जी की चोरी शुरू हुई। रेखा ने उन्हें रोज सब्जी लाने के लिए 500 रुपये दिए। उन्होंने बाजार में जाकर जानबूझकर सब्जी वाले से थोड़ी ज़्यादा मोलभाव की। 200 की सब्जी में उन्होंने 180 रुपये दिए और 20 रुपये बचा लिए। रिक्शे के लिए मिले 30 रुपये में से वे 10 रुपये पैदल चलकर बचा लेते थे। हर शाम वे अपने कमरे में ताला लगाकर टॉर्च की मंद रोशनी में उन सिक्कों को और नोटों को गिनते थे। 20, 50, 10। उनकी उंगलियां उन पैसों को छूकर कांप उठती थी। ये पैसा चोरी का नहीं था, ये पैसा उनके अधिकार का, उनके प्यार का था, जिसे उन्हें अपने ही घर में छुपाना पड़ रहा था। हर बार बचत करने पर उनका दिल धड़कता था कि कहीं रेखा को पता न चल जाए। एक सप्ताह बाद रेखा को शक होने लगा। उसने प्रवीण से कहा, पिताजी का खर्च इस बार बहुत कम आया है। उन्होंने पिछले हफ्ते मुझसे सिर्फ 200 रुपये एक्स्ट्रा मांगे, जबकि उन्हें तो रोज दवाई चाहिए। प्रवीण ने लापरवाही से कहा, तो अच्छी बात है ना, बचत हो रही है। रेखा ने गुस्से से कहा, बचत नहीं हो रही है, वे पैसे बचा रहे हैं, और अगर वे पैसे बचाकर कहीं और जमा कर रहे हैं तो सोचो क्या होगा, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। रेखा की नज़र में पेंशन का पूरा पैसा केवल उसका अधिकार था और उसमें कोई भी हस्तक्षेप उसे बर्दाश्त नहीं था। रेखा ने पंचतिलक जी के ब्रीफकेस पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। अगले 15 दिन पंचतिलक जी ने कड़े अनुशासन से बचत की। उनके पास कुल 3,500 रुपये जमा हो गए। अब उन्हें लगा कि उन्होंने एक जंग जीत ली है। आज अखिल का जन्मदिन था। रात में उन्होंने वो सारे पैसे एक लिफाफे में रखे और लिफाफे को ब्रीफकेस के गुप्त जेब में डाल दिया। उनकी आंखें अब नम नहीं थी, बल्कि एक पुरानी जीत की चमक से भरी थी। उन्होंने चैन की नींद सोने की कोशिश की। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रेखा की चीख ने पूरे घर को हिला दिया। प्रवीण, मेरे 2,000 कहाँ गए? मेरे पर्स में रखे थे। रेखा चिल्ला रही थी। प्रवीण हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ रेखा, कहाँ रखे थे? यही रखे थे, इमरजेंसी के लिए। कौन ले गया? घर में कौन है जो पैसे चुरा रहा है? रेखा की आवाज में आग थी। पंचतिलक जी बिस्तर पर उठ बैठे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने अनजाने में अपना हाथ ब्रीफकेस की तरफ बढ़ाया जहां उनका लिफाफा रखा था। रेखा ने उन्हें देख लिया। उसकी तेज शिकारी आंखें तुरंत पंचतिलक जी के हाथ और ब्रीफकेस पर टिकी। पिताजी, रेखा कमरे में घुस गई। क्या आपने रात में मेरा पर्स देखा था? नहीं बहू, मैं तो। पंचतिलक जी ने बात पूरी करने की कोशिश की, लेकिन रेखा ने उन्हें बोलने न दिया। आप अपना ब्रीफकेस खोलिए। रेखा का आदेश अब एक चिल्लाहट में बदल गया था। प्रवीण, जो डर और शर्म से कांप रहा था, दीवार से सटा खड़ा रहा। उसने अपने पिता का बचाव करने की हिम्मत नहीं की। पंचतिलक जी कांपते हुए खड़े हुए। उन्होंने ब्रीफकेस खोला। रेखा ने बिना देर किए लिफाफे को खींच लिया। लिफाफे से नोट बाहर गिर पड़े। 3,500 रुपये। रेखा हंस पड़ी, एक क्रूर विजय भरी हंसी। तो ये है बचत पिताजी। ये पैसे कहाँ से आए? मेरी ही जेब से चोरी की है ना? ये वही 2,000 रुपये हैं जो आपने अपने पोते के तोहफे के लिए बचाए हैं। जब आपको पूरे पैसे घर के खर्च के लिए देने हैं तो ये अतिरिक्त धन कहाँ से आया? पंचतिलक जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। बहू, ये मेरे पोते के लिए था। मैंने बाजार से थोड़ा थोड़ा करके बचाया था। ये मेरा पैसा है।
रेखा ने नोटों को हवा में लहराते हुए कहा, आपका पैसा? आपका पैसा कल सुबह बैंक में से सीधा हमारे संयुक्त खाते में आ जाएगा। ये पैसा चोरी का है पिताजी, और इस उम्र में पिताजी, आपको चोरी करना शोभा नहीं देता। प्रवीण ने तब भी एक शब्द नहीं कहा। उसने अपनी पत्नी को उनके पोते के लिए तोहफे के पैसे पर चोरी का इल्जाम लगाते देखा और वह चुप रहा। पंचतिलक जी की आंखें भर आई। ये केवल पैसे पर अधिकार की लड़ाई नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान पर, उनकी ममता पर, उनके अस्तित्व पर अंतिम वार था। वे हार गए थे, उनका शरीर कांप रहा था। वे चुपचाप पलटे और अपने कमरे में बैठ गए। पंचतिलक जी अपने छोटे से स्टोर रूम से बने कमरे के अंदर आकर बैठ गए। दरवाज़ा उन्होंने बंद नहीं किया था। उन्हें डर था कि अगर वे दरवाज़ा बंद करेंगे तो कहीं रेखा आकर ताला ही न लगा दे। उनके कानों में अब भी बहू की वो विजयी और तीखी हंसी गूंज रही थी, और बेटे प्रवीण की मौन सहमति का ठंडा सन्नाटा उस हंसी से भी ज़्यादा दर्दनाक था। सामने जमीन पर पोते के जन्मदिन के तोहफे के लिए जमा किए गए कुछ खुले रुपये पड़े हुए थे। साथ में 100-100 के कुछ नोट भी बिखरे हुए थे। ये पैसे नहीं थे, ये उनकी 40 साल की ईमानदारी, उनकी सेवानिवृत्ति, गरिमा और उनके पिता होने के अधिकार का चूर चूर हुआ अंश था। उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और माथे पर जमा पसीना पोंछा, पर वह पसीना नहीं था, वह उनके आत्मसम्मान का अंतिम जल बिंदु था, जो भाप बनकर उड़ने से पहले बह निकला। उन्हें याद आया ठीक 28 साल पहले का वह दिन, जब प्रवीण ने 12वीं की परीक्षा दी थी। प्रवीण को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला था, लेकिन फीस भरने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। वंदना जी ने अपनी शादी के सारे गहने बेच दिए थे, और पंचतिलक जी ने अपनी आंखों का जरूरी ऑपरेशन टाल दिया था, यह कहकर कि आंखों से दुनिया बाद में देख लेंगे, पहले बेटा दुनिया में अपनी जगह बना ले। आज वही बेटा अपने पिता को चोर कहे जाने पर अपनी आंखें झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। उस क्षण पंचतिलक जी को लगा कि उन्हें अपने अधिकार से ज़्यादा अपने बेटे की परवरिश पर शर्मिंदा होना चाहिए। उन्हें अपनी पत्नी वंदना जी का चेहरा याद आया। अगर आज वंदना होती तो क्या होता? वह शायद अपने बेटे को थप्पड़ मारती, बहू को डांटती और अपने पति का हाथ पकड़कर कहती, चलो तिलक जी, हमें किसी की दया की जरूरत नहीं है। वंदना के जाने के बाद उन्हें लगा था कि उनका जीवन का सहारा टूट गया है, पर आज उन्हें एहसास हुआ कि असली सहारा तो आज टूटा है, जब उन्हें अपने ही घर में, अपने ही खून के सामने अकेला छोड़ दिया गया। उन्होंने बहुत देर तक जमीन पर पड़े उन पैसों को देखा। 3,500 रुपये, ये वही पैसे थे जिन्हें उन्होंने बचाने के लिए रिक्शा नहीं लिया, ठंडी सब्जियां खाई और अपनी दवा की खुराक भी एक दिन के लिए कम कर दी थी। वे चोरी कर रहे थे, लेकिन पोते के लिए। वे झूठ बोल रहे थे, लेकिन आत्मसम्मान के लिए। और आज उसी आत्मसम्मान को उसी पोते के जन्मदिन पर कुचल दिया गया था। तभी अखिल की आवाज़ आई, जो शायद केक काटने की खुशी में चहक रहा था। अखिल के पास अब वह रिमोट कंट्रोल कार नहीं होगी जिसे वह इतनी शिद्दत से चाहता था। पंचतिलक जी को लगा कि उन्होंने अपने पोते को भी निराश कर दिया। वे उठे और चुपके से दरवाज़ा खोलकर अखिल के कमरे की तरफ बढ़े। अखिल अपने नए कपड़ों में सजा धजा, वो अपने दोस्तों से घिरा बैठा था, पर उसकी निगाहें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। वह अपने दादाजी और उस नीली कार का इंतजार कर रहा था। पंचतिलक जी दरवाजे की ओट में छुप कर खड़े रहे। वे अखिल के पास नहीं गए। उन्हें डर था कि कहीं रेखा फिर से कोई ताना न कस दे और उनके पोते के सामने उनका और अपमान न हो जाए। उन्होंने चुपके से अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला, जिस पर उन्होंने रात में एक कविता लिखी थी। कविता नहीं, बल्कि वह एक क्षमा पत्र था। मेरा प्यारा पोता अखिल, दादाजी का वादा पूरा नहीं हो पाया। तुम्हारे पापा और मम्मी, वे आज दादाजी को तोहफा देने की इजाज़त नहीं दे पाए, पर याद रखना बेटा, प्यार और सम्मान किसी बैंक बैलेंस से बड़ा होता है। तुम्हारे लिए दादाजी का प्यार हमेशा रहेगा। वह कागज उन्होंने अखिल के तकिए के नीचे दबा दिया। यह अखिल के नाम उनकी अंतिम वसीयत थी, एक भावनात्मक विरासत। दोपहर ढल गई। पंचतिलक जी ने प्रवीण के चेहरे पर एक बार भी पश्चाताप की कोई रेखा नहीं देखी। प्रवीण दफ्तर चला गया और रेखा बाजार चली गई। अब पंचतिलक जी को अपना अंतिम और सबसे कठोर फैसला लेना था, यहाँ से जाना।
उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सबसे पहले उन्हें अपनी आज़ादी का जब्त हुआ दस्तावेज वापस पाना था, बैंक पासबुक। रेखा ने उसे अपनी अलमारी के एक लॉकर में रखा था। कमरा चारों तरफ से सन्नाटे से भरा था। पंचतिलक जी का हृदय धौंकने की तरह चल रहा था। एक क्षण को उन्हें लगा कि वे सच में चोर बनने जा रहे हैं, लेकिन ये चोरी नहीं थी। ये एक कैदी द्वारा अपनी रिहाई का दस्तावेज वापस लेने जैसा था। उन्होंने सावधानी से रेखा की अलमारी खोली। अंदर कपड़ों के ढेर थे और एक छोटा सा लकड़ी का लॉकर। उन्हें लॉकर की चाबी ढूंढनी थी। उन्हें याद आया कि रेखा अपनी जरूरी चाबियां हमेशा अपने पर्स में रखती थी। पर्स मेज पर पड़ा था। पंचतिलक जी के कांपते हाथों ने पर्स खोला। अंदर चाबियां थी। वे चाबियां लेकर लॉकर के पास गए। उनका हाथ थरथरा रहा था। उन्हें डर था कि जरा सी आहट हुई तो रेखा या कोई और आ जाएगा। लॉकर खुला और वहां उनकी पेंशन पासबुक कुछ पॉलिसी के कागजात के नीचे दबी हुई थी। उन्होंने पासबुक निकाली। ये मात्र एक कागज का टुकड़ा था, पर आज ये उन्हें आज़ादी का परवान लग रहा था। उन्होंने पासबुक वापस अपने ब्रीफकेस में रखा। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें लगा कि उनकी आत्मा का एक हिस्सा और मर गया है। उन्हें अपने बच्चों को ये सब सिखाना पड़ा कि स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं होता। रात का भोजन चुपचाप हुआ। किसी ने पंचतिलक जी से बात नहीं की और न ही उन्होंने किसी से बात की। भोजन के बाद पंचतिलक जी अपने कमरे में गए। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी का एक पन्ना फाड़ा और लिखना शुरू किया। उनका हाथ अब नहीं कांप रहा था। अब उनकी उंगलियों में निर्णय की दृढ़ता थी। उन्होंने लिखा, प्रिय प्रवीण और रेखा, आज मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम दोनों को शायद लगा होगा कि मैं पैसों के लिए लड़ रहा था या 3,000 की कार के लिए मैंने झूठ बोला। नहीं, ये लड़ाई पैसों की कभी नहीं थी। ये लड़ाई थी अधिकार, सम्मान और रिश्ते की। प्रवीण, जिस दिन तुम्हारी पत्नी ने मुझे चोर कहा और तुम चुप रहे, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें इंजीनियर तो बना दिया, पर इंसानियत नहीं सिखा पाया। तुम्हारी चुप्पी ने मेरी बहू के शब्दों से ज्यादा गहरी चोट पहुंचाई। रेखा, तुमने मेरी पूरी पेंशन 45,000 को घर के खर्च में शामिल कर लिया। मैं खुश था क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों के काम आ रहा हूँ। पर जब तुमने मेरे ही पैसे से मेरे पोते को तोहफा देने के लिए 3,000 बचाने पर मुझे अपराधी बना दिया, तब मुझे समझ में आया कि तुम मेरी सेवा नहीं खरीद रही थी, तुम मेरी जिंदगी खरीद रही थी। तुम्हें याद होगा, मैंने अपना ऑपरेशन टाल कर तुम्हें पढ़ाया। मैंने अपनी सारी बचत तुम्हारे घर की किस्त भरने के लिए दी थी। वो मैंने प्रेम से किया था, लेकिन तुम लोगों ने उस प्रेम को एक लेखा जोखा बना दिया। मैं जा रहा हूँ। मेरी बची हुई पेंशन जो अब मेरे पास है, मैं किसी वृद्धाश्रम में लगाऊंगा, जहाँ लोग पैसे लेकर सेवा करते हैं, लेकिन कम से कम ईमानदारी से तो करते हैं और भावनात्मक ब्लैकमेल नहीं करते। ये मेरा अंतिम योगदान है। मेरे जाने के बाद शायद तुम्हारा बजट थोड़ा बिगड़ जाएगा, पर तुम्हें यह सीखने का मौका मिलेगा कि प्रेम, रिश्तों और आत्मसम्मान की कीमत पेंशन से नहीं चुकाई जा सकती। तुम्हारा पिताजी, पंचतिलक। उन्होंने पत्र को सावधानी से मोड़ा और डाइनिंग टेबल पर चाय के खाली कप के पास रख दिया। रात के 2 बजे थे। पूरे घर में गहरी शांति छाई हुई थी। पंचतिलक जी ने अपना ब्रीफकेस उठाया, जिसमें पासबुक और कुछ कपड़े थे। उनके पैर अब भी कमजोर थे, पर उनके मन में एक नई ताकत थी, आज़ादी की ताकत। वे दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने मुड़कर एक बार फिर से घर को देखा। इस घर में चमक थी, पर आत्मा नहीं थी। वे धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकले। लिफ्ट में जाने से पहले उन्होंने एक बार अखिल के कमरे की तरफ देखा। खुश रहना मेरे बच्चे, और दादाजी को कभी भूलना मत। वे लिफ्ट में घुसे। लिफ्ट नीचे जा रही थी और पंचतिलक जी को लगा जैसे वे गहराई से नहीं बल्कि ऊंचाई से दूर जा रहे हैं, रिश्तों की ऊंचाई से। सोसाइटी के गार्ड ने उन्हें देखा पर कुछ नहीं कहा। पंचतिलक जी ने अपनी पुरानी टूटी फूटी चप्पलें पहनी थी। वे अब उस शहर की ठंडी सन्नाटे भरी सड़क पर थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, पर उन्हें इतना जरूर पता था कि वे सही जा रहे हैं, अपनी गरिमा की तरफ। रात का अंधेरा जो बड़े शहर की सड़कों पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, पंचतिलक जी को एक अजीब सी सुरक्षा दे रहा था। वह सोसाइटी के गेट से बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर आ गए थे। उनके कांपते पैरों में तेजी थी और सांसों में एक ठंडी सी स्वतंत्रता की महक। अब वे किसी के ऊपर बोझ नहीं थे, न ही किसी की संयुक्त संपत्ति थे। वे बस
पंच तिलक जी थे, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति जो अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे। उनके हाथ में ब्रीफकेस था जिसमें पासबुक और वंदना जी की एक तस्वीर रखी थी। उन्हें लगा जैसे वंदना जी उनके साथ साथ चल रही हो और हल्की सी डांट लगा रही हो। इतनी रात को कहाँ चल दिए जी? तुम तो हमेशा से ही जिद्दी थे। उन्हें कहाँ जाना था ये उन्हें ठीक से पता नहीं था। उन्हें बस इतनी जानकारी थी कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना सदाफल सेवा आश्रम नाम का वृद्धाश्रम है, जिसके बारे में उन्होंने एक बार अखबार में पढ़ा था। उन्हें याद आया कि अखबार में लिखा था, यहाँ सेवा पैसे से खरीदी जाती है लेकिन सम्मान मुफ्त में मिलता है। उन्हें यही चाहिए था, मुफ्त का सम्मान। उन्हें रिक्शा लेने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें डर था कहीं कोई उन्हें देख न ले या रेखा और प्रवीण उन्हें खोजते हुए न आ जाएं। उन्होंने पैदल चलना शुरू किया। चलते चलते उनकी आंखें अनायासी नम हो गई। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये थे अतीत के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने के आंसू। वे लगभग 2 घंटे पैदल चले जब तक कि वे एक छोटे से बस स्टॉप पर नहीं पहुंचे। वहां एक चाय वाले ने उन्हें पहचान लिया। अरे तिलक साहब, इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? पंच तिलक जी ने अपनी आवाज को यथासंभव सामान्य रखते हुए कहा। हाँ बेटा, बस जरा जल्दी काम है, बाहर जाना है। उन्होंने चाय वाले से सदाफल सेवा आश्रम के रास्ते वाली बस के बारे में पूछा। बस आने में 1 घंटा था। वे चुपचाप अंधेरे में बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गए। उन्होंने ब्रीफकेस को सीने से लगा लिया। उस समय उन्हें अपने ब्रीफकेस से कोई घृणा नहीं हुई क्योंकि उसमें रखा हर कागज अब उनकी नई दुनिया का आधार था। सुबह के 6:30 बजे प्रवीण और रेखा एक साथ उठे। रेखा अखिल को जन्मदिन की बधाई देने के बाद डाइनिंग टेबल पर आई। उसकी निगाहें तुरंत एक सफेद कागज पर पड़ी जो चाय के कप के पास रखा था। रेखा ने सोचा कि शायद ये कोई खर्च का हिसाब होगा जो पिताजी ने रात में बनाया होगा। उसने लापरवाही से वह पत्र उठाया, पर जैसे ही उसने पंचतिलक जी की दृढ़ लिखावट देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह पत्र प्रवीण को थमाकर रेखा कांपते हुए बोली, पढ़ो, जल्दी पढ़ो इसे। प्रवीण ने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी आंखें चौड़ी होती गई और उसके चेहरे पर अपमान, अपराध बोध और भय का मिश्रण उभर आया। जब उसने वह हिस्सा पढ़ा जहां पंचतिलक जी ने लिखा था कि उन्होंने अपनी आंख का ऑपरेशन टालकर उसे पढ़ाया था, तो प्रवीण का शरीर जोर से कांप गया। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। ओफो, पिताजी चले गए। प्रवीण की आवाज लड़खड़ा गई। रेखा ने तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया दी, चले गए? चले गए नहीं, भागे हैं। देखो तो जाते जाते हमें क्या कह गए हैं। इंसानियत नहीं सिखा पाया। और सुनो, ये भी लिखा है कि पेंशन का पैसा अपने साथ ले गए हैं। रेखा के लिए पिता का जाना इतना बड़ा सदमा नहीं था जितना पेंशन का जाना। 45,000 रुपये की मासिक आय का बंद हो जाना। अपनी आंख का ऑपरेशन टालकर उसे पढ़ाया था तो प्रवीण का शरीर जोर से कांप गया। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। ओफो, पिताजी चले गए। प्रवीण की आवाज लड़खड़ा गई। रेखा ने तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया दी, चले गए? चले गए नहीं, भाग गए। देखो तो जाते जाते हमें क्या कह गए। इंसानियत नहीं सिखा पाया। और सुनो, ये भी लिखा है कि पेंशन का पैसा अपने साथ ले गए हैं। रेखा के लिए पिता का जाना इतना बड़ा सदमा नहीं था जितना पेंशन का जाना। 45,000 रुपये की मासिक आय का बंद हो जाना है। इसलिए ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। चलो जल्दी से उन्हें ढूंढो, उन्हें वापस लाना होगा, उनकी पेंशन वापस लानी होगी। प्रवीण के लिए अब भी ये पिता और पेंशन के बीच का द्वंद्व था, पर रेखा के लिए ये सिर्फ और सिर्फ पेंशन थी। पंचतिलक जी सुबह 8 बजे सदाफल सेवा आश्रम पहुंचे। ये एक शांत जगह थी जहां चारों ओर हरियाली थी और हवा में अगरबत्ती की हल्की खुशबू तैर रही थी। वहां के मैनेजर श्री शर्मा जी एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। पंचतिलक जी ने पूरी ईमानदारी से उन्हें अपनी स्थिति बताई। बेटे का अपमान, पेंशन, बहू का अधिकार और चोरी का झूठा इल्जाम। शर्मा जी, पंचतिलक जी ने कहा, ये मेरी पेंशन की पासबुक है। इसमें 6 लाख रुपए जमा हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ आश्रय दें और मेरा खर्च इस पैसे से ही चलता रहे। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं अपनी सेवा खरीदना चाहता हूँ। शर्मा जी ने उनकी आंखों में देखा। उन आंखों में अपमान की चोट थी, पर आत्मसम्मान की लौ भी जल रही थी। शर्मा जी ने पासबुक नहीं बल्कि उनके कांपते हाथों को छुआ।
तिलक साहब, शर्मा जी ने स्नेह से कहा, हम यहाँ पैसे से सेवा जरूर देते हैं, पर उससे पहले सम्मान देते हैं। आप चिंता ना करें, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। यहाँ आपको कोई चोर नहीं कहेगा। यहाँ आप केवल पंच तिलक जी होंगे। पंच तिलक जी को लगा जैसे बरसों बाद किसी ने उन्हें मनुष्य समझा हो। उन्होंने शर्मा जी के सामने अपना ब्रीफकेस खोला, पासबुक दी और अंतिम बार अपने पोते की कार के लिए बचाए 3,500 में से 100 रुपये निकाले। ये मेरी तरफ से चाय के लिए है शर्मा जी, बाकी पैसा मेरे खाते में डाल दीजिएगा। उन्होंने कहा। उन्हें एक छोटा साफ सुथरा कमरा मिला, जहाँ एक खिड़की सीधे सामने के बगीचे में खुलती थी। उन्होंने बिस्तर पर बैठते ही सबसे पहले अपनी पत्नी वंदना जी की तस्वीर निकाली और मेज पर रखी। देख रही हो वंदना, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे तिलक ने हार नहीं मानी। हम आजाद हैं वंदना। पहली बार पंच तिलक जी को लगा कि वे शांति से सो सकते हैं, बिना इस डर के कि उन्हें अपनी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। उधर शहर में प्रवीण और रेखा पागलपन की हद तक पंच तिलक जी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने दोस्तों को फोन किए, रिश्तेदारों से पूछा और हर पुराने ठिकानों पर गए। देर शाम प्रवीण हार कर घर आया। उसका चेहरा थका हुआ और उदास था। रेखा ने गुस्से में कहा, मिली पेंशन? कहाँ गए वो? प्रवीण ने सोफे पर बैठते हुए कहा, नहीं, कहीं नहीं मिले। पापा ने सब कुछ सोच समझकर किया है रेखा, उन्होंने हमें सच में छोड़ दिया। रेखा ने तुरंत व्यवहारिक सवाल किया, पेंशन? क्या तुमने बैंक जाकर चेक किया कि उन्होंने पैसा निकाला है या नहीं? प्रवीण अगले दिन बैंक गया। बैंक मैनेजर ने बताया कि पंच तिलक जी ने अपना खाता एक सेवा ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर कर दिया है और उसमें सारा पैसा जमा है। ट्रस्ट की पॉलिसी के अनुसार ये पैसा केवल पंच तिलक जी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है और कोई भी पारिवारिक सदस्य इस पर दावा नहीं कर सकता। प्रवीण की आंखों में अब दुख से ज्यादा निराशा थी। निराशा केवल पैसों के जाने की नहीं, बल्कि उस अंतिम उम्मीद की टूटने की कि वह अपने पिता पर अभी भी कोई अधिकार रखता है। जब प्रवीण ने रेखा को यह बात बताई तो रेखा जमीन पर बैठ गई। 45,000 रुपये गए। अब हम क्या करेंगे प्रवीण? लोन की किस्त। प्रवीण ने पहली बार अपनी पत्नी को सीधे देखा। उसकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। पैसे तो गए रेखा, और शायद हमने अपने पिता को भी खो दिया। उस रात प्रवीण और रेखा के घर में पोते अखिल के जन्मदिन की खुशी की जगह पेंशन के नुकसान का सन्नाटा छा गया। प्रवीण अपनी माँ वंदना जी की पुरानी तस्वीर के सामने बैठा रो रहा था। उसे पहली बार लगा कि वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चोर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता का आत्मसम्मान चुराया था। पंच तिलक जी के लिए सदाफल सेवा आश्रम की सुबहें किसी वरदान से कम नहीं थी। उनकी खिड़की से सामने का हरा भरा बगीचा दिखता था, जहां सुबह की किरणें गेंदे के फूलों को सुनहरा बना देती थी। हवा में अगरबत्ती की धीमी सुगंध और दूर किसी मंदिर की घंटी की मधुर ध्वनि थी। यह वह शांति थी जो उन्हें प्रवीण के आलीशान फ्लैट में कभी नसीब नहीं हुई थी, जहां हर सुबह अलार्म का कर्कश शोर, रेखा की तेज आवाज और लोन की ईएमआई की चिंता गूंजती थी। आज सुबह पंच तिलक जी अपने कमरे की छत पर उगने वाले एक छोटे से पौधे को पानी दे रहे थे। यह पौधा उन्होंने एक टूटे हुए गमले में लगाया था। उन्होंने धीरे से उस पौधे के पत्ते को छुआ। ये छोटा सा पौधा उनकी नई जिंदगी का प्रतीक था, टूटने के बाद भी फिर से उगने का हौसला। नाश्ते के समय शर्मा जी, जो मैनेजर थे, उनके पास आए। शर्मा जी ने उनसे कोई हिसाब नहीं पूछा, न ही उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में कोई सवाल किया। उन्होंने बस इतना कहा, तिलक साहब, आज शाम को पुस्तकालय में एक भजन संध्या है। अगर आप चाहें तो वहां चल सकते हैं। यहाँ आपको किसी से बात करने के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी। पंच तिलक जी की आंखों में कृतज्ञता थी। उन्हें याद आया, प्रवीण के घर में उन्हें अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए भी सीमा को कारण बताना पड़ता था। यहाँ उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त थी। उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं थी। यहाँ वे पंच तिलक जी थे, न कि वो बूढ़े पेंशन वाले आदमी। उन्हें सबसे ज्यादा सुकून इस बात से मिला कि उन्हें अपनी दवाइयों के लिए अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। उनकी पेंशन सुरक्षित थी और वे सम्मान से जी रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने हमेशा चाहा था। उधर दिल्ली में प्रवीण और सीमा के घर में पंच तिलक जी का जाना एक सुनामी लेकर आया था। 45,000 रुपये की पेंशन का अचानक बंद हो जाना उनके पूरे महीने के बजट में
एक विशालकाय छेद कर गया था। शुरुआत में रेखा ने सब कुछ संभालने की कोशिश की। उसने महंगे ब्रांड का किराना बंद कर दिया, बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया और अखिल को महंगे ट्यूशन से हटा दिया। लेकिन जब महीने के अंत में लोन की किस्त सामने आई तो उनके माथे पर पसीना आ गए। प्रवीण, क्या करें, हमें 25,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, रेखा चिल्लाई। अब उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं बल्कि डर था। अगर ईएमआई बाउंस हुई तो बैंक नोटिस भेजेगा। प्रवीण, जो दफ्तर में पहले ही तनाव में था, चिढ़ गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रेखा। अगर तुमने उन्हें चोर नहीं कहा होता, अगर तुमने पेंशन को ही सब कुछ नहीं माना होता। रेखा तुरंत पलटवार करती है। मैं ही क्यों? तुम क्यों चुप रहे? तुम क्यों नहीं बोले कि ये उनका पैसा है? तुम अपनी कायरता को मेरी जुबान के पीछे क्यों छुपा रहे हो? दोनों के बीच हर बात पर झगड़ा होने लगा। जिस घर में पहले केवल दिखावे की शांति थी, अब वहां खाली जेबों का शोर था। प्रवीण अब तक समझ चुका था कि उसके पिता ने पेंशन से बड़ा सबक सिखा दिया था। ये सबक था आर्थिक निर्भरता और पारिवारिक स्नेह का महत्व। इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान था अखिल। अखिल ने दादाजी के लिखे गए क्षमा पत्र को पढ़ लिया था। उसने समझ लिया था कि दादाजी को उसके तोहफे के लिए चोर कहा गया था। वह चुपचाप बैठा रहता, न हंसता न किसी से बात करता था। एक शाम रेखा ने प्यार से अखिल को गले से लगाया। अखिल बेटा, क्या हुआ? तुम इतने चुपचाप क्यों रहते हो? अखिल ने माँ की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक गहरा सवाल था। मम्मी, क्या दादाजी सच में चोर थे? रेखा असहज हो गई और बोली, नहीं बेटा, वो बस एक गलत फहमी हो गई थी। तो फिर आपने उनसे झूठ क्यों बोला? आपने उन्हें क्यों जाने दिया? दादाजी ने कहा था कि प्यार और सम्मान बैंक बैलेंस से बड़ा होता है, अखिल ने रोते हुए कहा। अखिल के ये सीधे और मासूम शब्द रेखा के दिल में एक तीर की तरह लगे। रेखा को पहली बार एहसास हुआ कि उसने पैसे बचाने के चक्कर में अपने बच्चे की आंखों में अपनी इज्जत खो दी है। अखिल के लिए दादाजी की चोरी से ज्यादा बड़ा अपराध माँ बाप के झूठ और चुप्पी थी। प्रवीण अपने पिता के दिए गए भावनात्मक सदमे से उबर नहीं पा रहा था। वह रोज दफ्तर के बाद सदाफल सेवा आश्रम का पता ढूंढता रहता। आखिरकार उसे वह जगह मिल ही गई। एक रविवार की सुबह प्रवीण अकेले सदाफल सेवा आश्रम पहुंचा। उसकी चाल धीमी थी और उसके चेहरे पर पश्चाताप की गहरी रेखाएं थी। शर्मा जी ने उसे पहचाना और पंचतिलक जी के कमरे का रास्ता बता दिया। प्रवीण ने कमरे का दरवाजा खोला। पंचतिलक जी अपने पलंग पर लेटे हुए थे, आंखें बंद थी। प्रवीण ने धीरे से कहा, पिताजी, पिताजी। पंचतिलक जी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक गहरा शून्य था। प्रवीण तुरंत उनके पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं कायर था। मैं आपकी गरिमा की रक्षा नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। पंचतिलक जी ने अपने बेटे को उठने का इशारा किया। उठो प्रवीण, बेटा अपने पिता के पैरों पर नहीं गिरता। प्रवीण रो रहा था। हम आपको वापस ले जाना चाहते हैं पिताजी, आप घर चलिए। पंचतिलक जी ने धीरे से कहा, प्रवीण बेटा, मुझे घर की जरूरत नहीं है, मुझे सम्मान की जरूरत थी और वह सम्मान मुझे यहाँ मिल रहा है। तुम्हारे घर में मुझे मेरा पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं था। यहाँ मैं उस पैसों से सम्मान खरीद रहा हूँ। पर पापा, हम अब बदल गए हैं। रेखा भी बहुत दुखी है। हम अब से आपकी पेंशन नहीं लेंगे। प्रवीण गिड़गिड़ाया। पंचतिलक जी ने एक लंबी सांस ली। पेंशन अब मायने नहीं रखती बेटा, अब मायने रखता है भरोसा, जो तुम लोगों ने तोड़ दिया है। प्रवीण अपने पिता से पहली मुलाकात के बाद निराश और शर्मिंदा होकर लौटा था। उसने रेखा को पंचतिलक जी का स्पष्ट इनकार बताया। पिताजी ने कहा, जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे और अपनी नीयत नहीं सुधारेंगे, वे वापस नहीं आएंगे। प्रवीण ने सोफे पर थक कर बैठते हुए कहा। रेखा, जो अब तक अपने अहंकार की जिद में जी रही थी, भड़क उठी। मतलब वे हमें सजा दे रहे हैं? हमारा पैसा ले जाकर अब हमें भावनात्मक ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये सब ड्रामा है। उन्हें बस अपनी मनमानी करनी है। मनमानी नहीं रेखा, प्रवीण ने इस बार दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में बरसों बाद अपनापन लौटा था। वे अपना स्वाभिमान मांग रहे हैं जो हमने उनसे छीन लिया था। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम गलत हैं। रेखा ने गुस्से में मेज पर रखी चाबियों को उठाया और जोर से फेंक दिया। हम गलत नहीं हैं, हम व्यवहारिक हैं। अब जाओ और पिताजी को साफ साफ कह दो कि हम पेंशन का 1 रुपया भी उन्हें नहीं देंगे। वह चुपचाप वापस आ जाएं, वरना हम कानूनी कार्यवाही करेंगे।
प्रवीण जानता था कि रेखा अब तर्क नहीं बल्कि हार का डर बोल रहा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि रेखा को यह सबक किसी और तरह से सीखना होगा। अगले कुछ सप्ताह रेखा और प्रवीण के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। बच्चों की फीस भरने में देरी हुई, जिसके कारण स्कूल से कई बार फोन आए। ईएमआई बाउंस होने के डर से प्रवीण को अपने दोस्तों से कर्ज लेना पड़ा, जिससे उसका पहले से ही तनावपूर्ण पेशेवर जीवन और ज्यादा मुश्किल हो गया। रेखा ने घर के सारे खर्चे बंद कर दिए। वह अब बाजार नहीं जाती थी बल्कि घर में बैठी रहती थी, चिड़चिड़ी और उदास हो गई थी। जिस आलीशान फ्लैट को उसने अपनी शान का प्रतीक बनाया था, अब वही कर्ज और चिंता का पिंजरा लगने लगा था। अखिल उस बीच दादाजी को सबसे ज्यादा याद करता था। उसने अपने जन्मदिन पर मिले खिलौनों को भी एक कोने में फेंक दिया था। वह चुपचाप बैठा रहता, दादाजी की कविता को बार बार पढ़ता। प्यार और सम्मान किसी बैंक बैलेंस से बड़ा होता है। एक दिन अखिल ने हिम्मत करके रेखा से पूछा, मम्मी, अगर दादाजी वापस नहीं आएंगे तो क्या हम गरीब हो जाएंगे? रेखा ने अपने बेटे की आंखों में देखा। उसके बेटे के चेहरे पर आर्थिक असुरक्षा का डर साफ झलक रहा था। रेखा का अहंकार उस क्षण पिघलना शुरू हुआ। उसने सोचा, मैंने 45,000 रुपये की पेंशन के लिए अपने बच्चे की खुशी और अपने पति का आत्मसम्मान दोनों दांव पर लगा दिया। अखिल का वह सवाल रेखा के मन में पश्चाताप की अग्नि जलाने के लिए पर्याप्त था। रेखा ने प्रवीण को बिना बताए अगले दिन सदाफल सेवा आश्रम जाने का फैसला कर लिया। वह सूट बूट में नहीं बल्कि एक साधारण सी सूती साड़ी पहनकर गई। यह पहली बार था जब उसने अपनी अहंकारी कवच को उतार फेंका था। जब वह सदाफल सेवा आश्रम पहुंची तो पंच तिलक जी दोपहर का भोजन कर रहे थे। वह वहां के अन्य बुजुर्गों के साथ हंसते बोलते बैठे थे। पंच तिलक जी के चेहरे पर एक ऐसी निर्मल मुस्कान थी जिसे रेखा ने बरसों से नहीं देखा था। यह मुस्कान स्वतंत्रता की थी। रेखा धीरे से उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गुस्से के नहीं बल्कि अपराध बोध के थे। पंच तिलक जी ने उसे देखा, पर उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल एक शांत अवलोकन था। कहा, आओ बहू, बैठो। रेखा ने घुटने टेक दिए। ठीक पंच तिलक जी की कुर्सी के पास जमीन पर वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, रेखा ने कांपते हुए कहा। मैंने आपको चोर कहा, मैंने आपके प्यार का अपमान किया। मुझे लगा कि आपका पैसा केवल मेरा अधिकार है क्योंकि मैं घर चलाती हूँ। मैं भूल गई थी कि आपने वो पैसा खून पसीने से कमाया है और वो हमेशा आपका आत्मसम्मान रहेगा। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी। हम टूट गए हैं पिताजी, आर्थिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। हम दोनों रोज लड़ते हैं। प्रवीण भी दुखी है। अखिल अखिल अब हंसता ही नहीं। हम जानते हैं कि आपकी पेंशन वापस नहीं मिलेगी और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। हमें बस आप चाहिए पिताजी। उस घर को आपकी आत्मा चाहिए। पंच तिलक जी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और रेखा के सिर पर हाथ रखा। उनके हाथ की छुअन में कोई नाराजगी नहीं थी, केवल एक गहरा स्नेह था। उठो बहू, उन्होंने कहा। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था जिस दिन मैंने वह पत्र लिखा था, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ एक बहू नहीं, एक बेटी माना है। बेटी की गलती पर गुस्सा तो आता है, पर नफरत नहीं। पंच तिलक जी ने रेखा को अपने पास बैठाया और कहा, सुनो बहू, तुम और प्रवीण अब मेरी पेंशन पर निर्भर नहीं रहोगे। ये अच्छा हुआ। तुम अब कमाना और बचाना सीखो। मुझे अब उस घर की चमक नहीं बल्कि उस घर की शांति चाहिए। मुझे अखिल की हंसी चाहिए। उन्होंने अपनी पासबुक रेखा को देते हुए कहा, मैं अब पूरी तरह से सदाफल सेवा आश्रम के ट्रस्ट के साथ जुड़ गया हूँ। मेरी पेंशन का पैसा यही रहेगा। ये लो, हर महीने 10,000 रुपये तुम्हारे घर के लिए। ये तुम्हारी बहू होने का वेतन नहीं बल्कि ये दादाजी का प्रेम है। ये वो हिस्सा है जो मैं अपने पोते पोतियों पर खर्च करना चाहता हूँ। मैं वापस चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पंच तिलक जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पर तुम्हारे घर के नियमों पर नहीं बल्कि रिश्ते के नियमों पर। मुझे अपने छोटे मोटे चीजों के लिए तुमसे या प्रवीण से पूछना नहीं पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, हर रिश्ते में सम्मान सर्वोपरि होगा। रेखा ने खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है पिताजी, आप बस घर चलिए। उस दिन रेखा ने केवल अपने ससुर को वापस नहीं पाया बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सीखा। तो दोस्तों, पैसा केवल जीवन को आरामदायक बना सकता है, पर सम्मान उसे जीवन जीने लायक बनाता है। रेखा पंच तिलक जी को अपने साथ लेकर
टैक्सी से घर लौटी। टैक्सी सोसाइटी के गेट के पास रुकी तो पंच तिलक जी ने उसी गेट को देखा जिससे कुछ सप्ताह पहले वे चुपचाप चोर की तरह बाहर निकले थे। आज वे सम्मान के साथ वापस आ रहे थे। प्रवीण, जो दफ्तर से जल्दी घर आ गया था, दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, उसकी आंखें भर आई। वह भागा और लिफ्ट के पास जाकर बिना किसी संकोच के पंच तिलक जी के पैरों पर झुक गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, प्रवीण ने रोते हुए कहा। मेरा अपराध सबसे बड़ा है। मैंने आपको सबसे ज्यादा प्यार किया, पर सबसे ज्यादा अपमानित भी मैंने ही करवाया। मुझे उस दिन चुप नहीं रहना चाहिए था। पंच तिलक जी ने अपने बेटे को उठाया और उसे गले से लगा लिया। पिता और पुत्र का वह आलिंगन केवल शरीरों का मिलन नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए भरोसे का पुनर्जीवन था। तभी अखिल भी दौड़कर आया। जैसे ही उसने अपने दादाजी को देखा, वह चीख पड़ा, दादाजी, आप आ गए। अखिल ने दौड़कर पंच तिलक जी को अपने छोटे छोटे बाहों में भर लिया। अखिल की हंसी उस आलीशान फ्लैट के हर कोने में गूंज उठी। ये हंसी जो कई दिनों से गुम थी, अब पेंशन के शोर पर भारी पड़ रही थी। अखिल ने दादाजी के कान में फुसफुसाया, दादाजी, मुझे अब वो रिमोट कंट्रोल वाली कार नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। पंच तिलक जी ने उसकी बात पर केवल प्यार से सिर हिलाया। वे समझ गए थे कि बच्चों के लिए रिश्ते की गर्माहट चीजों की चमक से ज्यादा जरूरी होती है। रात को जब सब शांत हो गया, पंच तिलक जी ने प्रवीण और रेखा को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने ब्रीफकेस खोला और पासबुक निकाली। रेखा, पंच तिलक जी ने पासबुक उसकी तरफ बढ़ाई। ये रही मेरी पेंशन। इस पैसे में से मैं सदाफल सेवा आश्रम में ही रह रहा हूँ और अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा हूँ। लेकिन ये लो, मैं तुम्हें जो 10,000 रुपये देने को कहा था। पंच तिलक जी ने रेखा के हाथ में 10,000 रुपये के नोट रखे। ये तुम्हारी गृहस्थी चलाने के लिए नहीं है बेटा, ये इस बात का प्रतीक है कि एक पिता का हाथ हमेशा अपने बच्चों के सिर पर रहता है। इसे प्रेम समझना, हिसाब नहीं। रेखा के आंखों में आंसू थे। उसने नोट लिए और रोते हुए बोली, अब हमें आपकी पेंशन की जरूरत नहीं है पिताजी। हम दोनों ने मिलकर तय किया है कि हम एक्स्ट्रा काम करेंगे और खर्चों में कटौती करेंगे। हम अब आपकी आज़ादी छीनकर नहीं जीना चाहते। प्रवीण ने कहा, हाँ पिताजी, अब से ये घर आपके नियमों पर चलेगा। आपकी सहमति ही हमारा सम्मान होगा। पंच तिलक जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्होंने अपनी पासबुक फिर से अपने ब्रीफकेस में रख ली। उन्हें पता था कि वह अपनी पेंशन का पैसा अपने साथ वापस नहीं लाए थे, बल्कि उन्होंने पैसों के असली मूल्य को वापस स्थापित किया। पंच तिलक जी ने वो कागज उठाया, वो कविता जिसमें रेखा ने उन्हें चोर कहा था, उनके दिल में एक स्थायी घाव छोड़ गई थी। लेकिन अखिल की ये मासूम माफी, जिस पर प्रवीण और रेखा ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया था, उस घाव पर लगाया सबसे बड़ा मरहम था। पंच तिलक जी की आंखों में आंसू आ गए। वे उठकर अपने कमरे के कोने में रखी वंदना जी की तस्वीर के सामने खड़े हो गए। वंदना, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, आज मैं पूरी तरह से हार गया प्यार के सामने। जो रिश्ता पैसों की डोर से बंधा था, आज वह माफी और सम्मान की बुनियाद पर फिर से खड़ा हो गया है। आज मेरे पास पेंशन का पैसा नहीं है, पर मेरे पास मेरा परिवार है। पंच तिलक जी ने वह माफीनामा अपने ब्रीफकेस में पेंशन की पासबुक के ऊपर सबसे सुरक्षित जगह पर रख दिया। अब उन्हें पता था कि उनके जीवन की सबसे कीमती संपत्ति पैसा नहीं था, बल्कि वो सम्मान था जिसे उन्होंने बड़ी कीमत चुकाकर वापस पाया था। पंच तिलक जी ने यह सिद्ध कर दिया कि रिश्तों में अधिकार पैसे का नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान का होता है। आत्मसम्मान ही वास्तविक पेंशन है। जीवन में पैसा कमाना जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करना। अन्याय होते हुए भी चुप रहना अन्याय करने वाले से बड़ा अपराध है। प्रवीण की चुप्पी ने ही पंच तिलक जी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। माता पिता के प्रति सेवा, प्रेम या आर्थिक लेखा जोखा या आर्थिक साझेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कर्तव्य और स्नेह होना चाहिए। बच्चों और पोते पोतियों के लिए सबसे जरूरी चीज महंगे तोहफे या आलीशान घर नहीं, बल्कि दादा दादी के निस्वार्थ प्रेम से है। दादा दादी का समय और निस्वार्थ प्रेम होता है। अहंकार और पैसे की जिद रिश्ते को तोड़ देती है। रेखा का आत्मसमर्पण ही परिवार को वापस जोड़ पाया। किसी की कमाई पर हक जताना आसान है, पर उस कमाई के पीछे छिपे संघर्ष और परिश्रम का सम्मान करना आवश्यक है। वृद्धावस्था में भले ही आश्रय सामान्य हो, पर सम्मान और आज़ादी से भरा जीवन
अपमान भरे आलीशान जीवन से कहीं बेहतर है। परिवार में हर समस्या का कारण अक्सर पैसों का अभाव नहीं, बल्कि खुले और ईमानदार संवाद की कमी होती है। गलतियां होना तो स्वाभाविक है, पर उन गलतियों को सुधारने और पश्चाताप करने का साहस रखना ही मनुष्यता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यह कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।